Hey everyone, how are you all? I welcome you in the science series of studyup.com. In this video, we will discuss about the question on the topic evolution. So without wasting the time, let's start the video. First question चलते हैं कि who is known as the father of genetics? Right answer is Gregor John Mendel. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूके लोअर सप्री में कि साइंटिस्ट हु इज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स दैट इज ग्रेगर जॉन मेंडल. और मेंडल का जो प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस का वो किस पे बेस्ड है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और द क्लासिकल मेंडल्स वर्क ऑन इज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल्स ने एक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था और वो किस ऑर्गेनिज्म पे किया था? वो किया था गार्डन पीपर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में देख लेते हैं. मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में बताया कि चाइल्ड को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स से कैसे मिलती है. उन्होंने बताया कि इनहेरिटेंस की वजह से ही सेम फैमिली के मेंबर्स में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पी को चुना. उन्होंने पी को ही क्यों चुना? क्योंकि पी के अंदर इजीली ग्रोन और मेंटेन करने की कैपेबिलिटी है. सेल्फ पॉलिनेटिंग हो सकता है और इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है. और ये एक एनुअल प्लांट है जो पूरे साल ग्रो कर सकता है. और इसके अंदर जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इसके अंदर सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर शो करने की कैपेबिलिटी होती है. उन्होंने हम एक्सपेरिमेंट को दो तरीके से किया. एक किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट और दूसरा किया था डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन किसने दिया? ये दिया बारबरा मैकक्लिंटॉक ने. और विच कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए डज नॉट फॉर्म अमीनो एसिड दैट इज टायरोसिन. शुगर प्रेजेंट इन डीएनए. डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? दैट इज डीऑक्सीराइबोज. जीनोम मैपिंग किससे रिलेटेड है? मैपिंग ऑफ जीन से. और हम डीएनए के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं. जैसे कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. और डीएनए की खोज किसने की थी? जॉन फ्रेडरिक मिशर ने. ओके. और डीएनए के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है. और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने. इस वजह से इसको वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोलते हैं. और डीएनए हमारा क्या होता है? डीएनए का एक हमारा ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमारी हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होता है. और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल न्यूक्लियस के अंदर. और कुछ पार्ट डीएनए का कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. और डीएनए के अंदर 4 तरीके के नाइट्रोजन बेस होते हैं: एडेनिन, थाइमिन, गिनीन और साइटोसिन. हमने डीएनए के बारे में देख लिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटी कैरेक्टर ऑफ द लिविंग सेल? दैट इज डीएनए. लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज क्रो-मैग्नन मैन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू रिसेंट प्रूफ द लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज अप्रोक्सीमेटली दैट इज 2 बिलियन ईयर्स एगो. और अर्थ पे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो हमारा ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायनासोर किस एरा में होते थे? वो होते थे मेसोजोइक एरा में. और इस वजह से इनको मेसोजोइक रेप्टाइल भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन क्या है? जीन इज एक सेगमेंट ऑफ डीएनए और ये हेरिडिटी की एक बेसिक यूनिट होती है. और जीन्स की जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? दैट इज क्रोमोसोम पर एक फिक्स पोजीशन होती है, वहाँ पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैमोथ इज एंसेस्टर ऑफ. मैमोथ जो किसका एंसेस्टर है? वो है एलिफेंट का. और आर्कियोटेरिक्स क्या है? एक जुरासिक एज की एक बर्ड होती है और जो किस क्लास में रखी जाती थी? दैट इज रेप्टाइल्स में और एवीज में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया की लार्ज वाइल्ड कैट किसको कहा जाता है? दैट इज चीता. और चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है. आउट ऑफ आइसोलेशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है न्यू स्पीसीज के ऑरिजिन के लिए? दैट इज म्यूटेशन. और चेंज द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन, मतलब जीन के अंदर जो बेस सीक्वेंस होता है उसमें चेंज होना क्या कहलाता है? दैट इज म्यूटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दी थी? डी व्राइज ने. थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी थी? डार्विन ने. वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दी? बिडल एंड टैटम ने. और ओपरेंट कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जैकब एंड मोनोड ने. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन क्या है? इवोल्यूशन का एक मेन फैक्टर है. और इसके लिए डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. इसके अब मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या हुआ था. कि डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन एक बार एक शिप पे निकले थे और वो शिप 5 साल तक ट्रैवल किया था. उस दौरान उन्होंने कई तरह के एनिमल्स देखे, बर्ड्स देखे. उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने एक बुक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. इस बुक में उन्होंने बताया कि जो एनिमल्स जो हैं वो वही सर्वाइव कर सकते हैं जो अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेंगे. मतलब इनकी जो थ्योरी थी वो किस पर बेस्ड थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अगर आप एनवायरनमेंट के
अनुकूल नहीं रहेंगे तो आपकी जो प्रजाति है, आपकी जो स्पीसीज़ है वो विलुप्त हो जाएगी, मतलब एक्सटेंट हो जाएगी। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल थ्रू समझा देता हूँ। देखिए ये ग्रीन बुशेस हैं, उसके अंदर कुछ रेड कलर के बीटल्स हैं, रेड कलर के बीटल्स हैं। अब होता क्या है, इनके अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे रेड बीटल के साथ साथ कुछ ग्रीन बीटल भी आ गए। ये ग्रीन बीटल है, ये ग्रीन बीटल है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से यहाँ पे एक वेरिएशन हुआ और यहाँ पे ग्रीन बीटल भी आ गया। अब होता क्या है, यहाँ पे कुछ होता है क्रो, ये है क्रो, कुछ क्रो है। तो क्रो क्या है, उनको ग्रीन बीटल तो दिखेगा नहीं ज़्यादा, तो क्या करते हैं वो कुछ रेड बीटल्स को खा लेते हैं। अब फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अब क्या होता है कि जैसे कि क्रो ने रेड बीटल्स को खा लिया, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, रेड बीटल्स की संख्या कम हो जाएगी और ग्रीन को फेवरेबल कंडीशन मिलने की वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रीन बीटल्स हैं इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, और जबकि रेड बीटल्स को खा लिया है, इस वजह से इनकी पॉपुलेशन क्या घटती जा रही है। और नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, इनको एडेप्टेबल फेवरेबल कंडीशन मिली और इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रिंसिपल है वो फॉलो किया। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि जो ग्रीन है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि जो ग्रीन है वो तो सर्वाइव कर गया, और जो रेड बीटल जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि उनके अंदर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं हो पाया और नेक्स्ट जनरेशन में वो विलुप्त हो गए, वो उनकी जो स्पीसीज है वो एक्सटेंट हो गई। जब भी ये वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं तो वो किसको लीड करते हैं, वो लीड करते हैं ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। उसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा, अब ये बुक कौन सी लिखी थी, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, वेरिएशन आते हैं और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और ये किसको लीड करते हैं, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज को। और डार्विन की थ्योरी में जब उनसे पूछा गया कि ये वेरिएशन कैसे है तो उसको नहीं बता पाया, क्योंकि उस टाइम उनके पास आइडिया नहीं था कि जीन्स क्या होते हैं। लेकिन बाद में जब जेनेटिक के बारे में, जीन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें मिली, जिनकी स्टडी की गई, तो ये मालूम पड़ा कि जेनेटिक्स की स्टडी और डार्विन की थ्योरी है उसको मिला के मॉडर्न टाइम में जो थ्योरी जो थ्योरी अडेप्ट की गई है उसका नाम क्या दिया गया है, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज एनुंशिएटेड बाय ह्यूगो डी वेरियस, और द रीजन of large scale diversity among the organism is mutation. Next question is theory of evolution किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम इज एन आरएनए, जो कि आरएनए मॉलिक्यूल होता है और वो किसकी तरह कैपेबल है एक्ट करने के लिए, एंजाइम की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इबोला वायरस क्या है, एक वाइल्ड हेमरेजिक फीवर है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, फिंगरप्रिंट्स और स्कैन। क्लोनिंग क्या है, जेनेटिक रेप्लिका होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पैटर्निटी और क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। हु एक्सप्लेन्ड फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, दैट इज लैमार्क। लैमार्क ने बताया कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ जनरेशन रीजनरेट हो सकते हैं और कुछ हमारे करेक्टर्स जो हैं वो डिजनरेट भी हो सकते हैं। जैसे कि जिराफ की गर्दन जो है उसका इवोल्यूशन हुआ है। पहले जिराफ की नेक जो है शॉर्ट हुआ करती थी, लेकिन ग्रास के कम होने की वजह से और ग्रास नीचे ना मिलने की वजह से जब प्लांट्स को उन्होंने खाना शुरू किया तो प्लांट्स जो है हाइट पर होते थे, तो उनको खाने से उनकी जो नेक की जो लेंथ है वो जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती गई। उसी को एक तरीके से इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कह सकते हैं। नेक्स्ट इज, और इसकी जो उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए थे वो 4 प्रिंसिपल थे, दैट इज चेंज थ्रू यूज एंड डिसयूज, और ऑर्गेनिज्म ड्रिवन टू ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। फोर्थ वन इज इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स। जैसे कि इवोल्यूशन, जिराफ में इवोल्यूशन हुआ और स्नेक के अंदर लिम्स हुआ करते थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और फ्लैटलेस बर्ड कहा जाता है कि ऑस्ट्रिच जो है पहले उड़ता था, लेकिन नेक कई जनरेशन तक ना उड़ने की वजह से उसकी उड़ने की कैपेबिलिटी कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्स इन द स्नेक। जैसे कि मैंने बताया कि स्नेक के अंदर लिम्स हुआ करते थे, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन वो उनको यूज़ नहीं किया गया, इस वजह से वो एक्सटेंट हो चुके हैं। और वाइपर्स जो हैं उनके अंदर बिल्कुल भी लिम्ब नहीं होता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।